गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। स्वागत है सभी का। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर पोइट्री टर्म से रिलेटेड सेशन अपना। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया है हमारा। नाउ उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? पोइट्री। सो पोइट्री से रिलेटेड टाइप्स ऑफ पोइट्री आपको पता होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। देन देयर आर सर्टेन टर्म्स, जैसे आपके टाइप्स ऑफ स्टांजाज होते हैं, किस मीटर क्या होता है, फुट क्या होता है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिजी, व्हाट इज एपिक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर, है ना। सो आज की क्लास में हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 क्लासेस में कवर होगा ये वाला सेगमेंट। सो पोएटिक फॉर्म्स एंड टर्म्स, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, जिसके अंदर आपकी पोएम्स और उसके अंदर के सेगमेंट्स और कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। नाउ द फर्स्ट वन वी आर हैविंग हियर इज ABC पोएम। ABC अगर एग्जाम में आया हमें या इससे रिलेटेड हमें कोई बात करनी हुई तो बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्या लिखा हुआ है शुरू में ही? वी आर हैविंग दिस थिंग ABC, मतलब जो भी आपकी लाइंस हैं वो कैसे स्टार्ट होंगी? पहली लाइन A से स्टार्ट होगी, फिर B से स्टार्ट होगी, फिर C से स्टार्ट होगी एंड सो ऑन। जितनी भी हमारी लाइंस हैं, दो तरीके की पोएम्स होती हैं। एक होता है जिसमें फिक्स्ड 5 लाइंस होती हैं, वो मतलब ABCDE इतना ही फॉलो करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन टाइप्स जहाँ पे आपका पूरा जितने भी हमारे लेटर्स हैं सबको एक एक करके यूज करते हैं। वाई ओनली 5 इज पॉपुलर? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप नीचे के लेटर्स पे जाते हो तो यू हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलते। तो कुछ एक हमारे जो पोएट्स हैं वो पूरा लेंथ नहीं फॉलो करते हैं, दे गो विथ ओनली 5 लाइन्स। सो ABC poem begins with a successive letter of the alphabet. The first word begins with A, the second with B and so on. इजी है। पहला डन हो गया ABC। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ABCDEF, है ना। Although things are not perfect because of trial or pain, continue in thanksgiving, do not begin to blame. Even when the times are hard, fierce winds are bound to blow. So ये बाकी के जितने हैं यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है। ये वाला कि हमारा जो भी लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 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 लेटर के साथ। द सेकेंड वन, सेकेंड पोएम या टाइप, है ना, एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक पता होगा सबको, काफी ज्यादा सुन रखा होगा इसके बारे में। नाउ व्हाट इज एक्रोस्टिक? उसी तरीके से है, बट हियर वी आर फोकसिंग ऑन that it is forming any kind of name or word or phrase or motto, anything। कहीं भी हो सकता है। ये आपकी जो पोएम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट हो सकता है, बिल्कुल सेंटर वाला अलाइनमेंट भी हो सकता है, बट सेंटर वाले लास्ट वाले मुश्किल होते हैं उस तरीके से बनाना। तो अगेन पोएट्स यूजुअली गो विद द फर्स्ट लेटर। जैसे हम मान लो हम वी आर राइटिंग दिस पोएम और हम शेक्सपियर के ऊपर लिख रहे हैं, तो वो जो होगा फिर वो शेक्सपियर के स्पेलिंग को फॉलो कर रहा होगा, या हम किसी और के ऊपर लिख रहे होंगे तो वो उसी को फॉलो कर रहा होगा। सो कोई भी एक 3 लेटर लाइन कमेंट करिए, कैट, डॉग, बैट, कुछ भी 3 लाइंस छोटी छोटी, सो दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रोस्टिक। कमेंट करके बताइए। किसी भी चीज के ऊपर लिख सकते हैं हम, थ्री वर्ड्स, 4 वर्ड, 3 लेटर या 4 लेटर का कोई भी वर्ड, एंड यू कैन हैव 3 लाइन्स, 4 लाइन्स। देखें किसी को आ रहा नहीं आ रहा। वन एग्जाम्पल ऑफ एक्रोस्टिक आप में से। So what we are having here, summer is fun under the sun, my family away to my karma to stay. Evening brings the sunset right in front of me. So end rhyme हो गया या आपका मीटर स्कीम हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हैं। वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट कि हाँ वो जो शुरू का लेटर है या लास्ट का लेटर है या मिडिल का लेटर है वो कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई नेम बना रहा हो।
सो यहाँ पे है हमारे पास SUMMER, समर। और यूजुअली उसका थीम वही होता है। अगर हम शेक्सपियर के ऊपर लिख रहे हैं तो ये लेटर्स उनकी स्पेलिंग को फॉलो करेंगे, शेक्सपियर के नेम को। एंड हियर वी आर डिस्क्राइबिंग शेक्सपियर। So, summer. Summer is fun under the sun. My family away to my caravan to stay. Evening brings the sunset right in front of me. आ रहा है किसी को एग्जाम्पल? कोई सा भी छोटा सा, वॉलेंटरी। फिर हम लोग चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे आर नेक्स्ट टाइप विच इज एलेक्जेंड्राइन। फाइट फॉर यू। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के परस्पेक्टिव से, एंड दिस इज, एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि दिस इज ए लाइन। ये क्या है? हमारा मेट्रिकल लाइन है। सो ये हमारी पोयम हो गई मान लीजिए, है ना। और उसमें से एक लाइन की बात करना है कि ये जो लाइन है मेट्रिकल लाइन, और उसके अंदर क्या होंगे? 12 सिलेबल्स होंगे। 12 सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या हो गए? साउंड हो गए। तो 12 आवाजें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेयर्स राइट नाउ, हम 12 आवाजों की बात कर रहे हैं। और क्या होगा वहां पे? बीच में एक पॉज होगा मिडिल में। तो मान लो हमारी लाइन, फिर से देखते हैं। अब जैसे ये अगर हमारी लाइन हुई यहाँ से, ठीक। और अगर याम का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ये एक जो भी हमारी पोयम है उसके बीच में कहाँ पे आएगा ये पॉज? इन द मिडल। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो भी हम वर्ड्स लिख रहे होंगे उसके बीच में हल्का सा क्या होगा? पॉज होगा। सो हाउ मेनी साउंड्स और हाउ मेनी सिलेबल्स हो गए? 6। और अगर आपको इसको पूरे को नाम देना होगा कि व्हाट आई एम फॉलोइंग हियर, कौन सा मेरा मेट्रिकल पैटर्न है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो क्या आंसर करोगे? कमेंट करके बताइए। ये जो हमारी पोयम है उसके अंदर मैंने इयाम को कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा है। सो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? अच्छा, ओके निधि, ठीक ठीक, सही है। सो व्हाट आई एम फॉलोइंग हियर, सिलेबल, सॉरी सिलेबल्स 12 है, 6 लिख दिया मैंने। सिलेबल्स 12, एंड बीच में क्या है हमारा? पॉज है। तो 6 सिलेबल्स इधर हो गए और 6 सिलेबल्स इधर हो गए। टोटल कितने हुए? 12 हुए। एंड इस पैटर्न को क्या कहेंगे हम लोग? हेक्सामीटर। और अगर ये याम को लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज वन मेट्रिकल पैटर्न। और कितनी बार फॉलो किया गया है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। सो ये हो जाएगा हमारा एम्बिक हेक्सामीटर, है ना। पैटर्न प्लस कितनी बार? 6 बार। सो एम्बिक हेक्सामीटर। और एड्रिलिन एलेक्जेंड्राइन के लिए क्या कहा जाता है? ऐसे हेक्सामीटर कहा जाता है, बट आप याम को इंक्लूड करेंगे तो एम्बिक हेक्सामीटर हो जाएगा। एम्बिक हेक्सामीटर, करेक्ट है पूजा जी, निधि करेक्ट है। ये एक एग्जांपल है, फिफने एट द फेयर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओ ट्रिप एंड स्किप एलवेयर, लिंक आर्म इन आर्म विथ मी, like husband and like wife together let us see the tumbling troop arrayed, the strollers on their stage drawn up and under arms and ready to engage। तो ये जो हमारी लाइन है इसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं? 12 सिलेबल्स हैं। पॉज कितने सिलेबल्स के बाद है? 6 के बाद है। पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं? याम फॉलो कर रहे हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है?
iambic hexameter। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ये वाली चीज भी और ये हाउ मेनी syllables वाली चीज, दो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो क्या क्या किया हमने इससे पहले, एबीसी पोयम जिसके फर्स्ट लेटर्स ए बी सी डी फॉलो कर रहे हैं, एक्रोस्टिंग जिसके फर्स्ट लेटर्स किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को क्रिएट कर रहा है, किसी नाम को एलिजाबेथ के ऊपर लिख सकते हैं, सो एलिजाबेथ बन करके आ जाएगा। ना फोर्थ वन इज बैलेट। सो ये आपको पता है, एक पोयम है जो क्या सुनाती है, स्टोरी ऑफ एडवेंचर और ऑफ रोमांस और ऑफ ए हीरो। किसी भी की स्टोरी हो सकती है, एडवेंचर की, रोमांटिक अफेयर की, या किसी हीरो के बारे में। क्या इसमें अलग बात क्या है, दैट वी कैन सिंग दिस वन। आप इसको क्या कर सकते हो, गा सकते हो। सो म्यूजिक, सॉन्ग, कोरस, ये कुछ एक टर्म्स हैं जो इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। यूजुअली स्टैंडास जो होंगे वो कितने के होंगे, 4 लाइन्स के होंगे, और वो क्या फॉलो कर रहे होंगे, राइम स्कीम या राइम पैटर्न, जहाँ पे हमारा सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन मैच कर रहा हो। बट अगेन इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, ये बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट वाला रूल नहीं है, बट जो एक कहते हैं कि हाँ नॉर्मल पैटर्न है, वहां पे क्या है, ऐसे ए बी सी बी, ये क्या हो जाएगा, जब बी सेकेंड और फोर्थ मैच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। बट अगेन दिस इज नॉट कंपल्सरी, कोई दूसरे ए बी बी भी बना सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि नहीं बना सकते। तो पहला हमारा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इट्स ए स्टोरी। दूसरा आप इसको गा सकते हैं, और ये राइम स्कीम वाली बात कि होगा उसके अंदर राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स में नहीं लिखे जाएंगे बैलेट, राइम स्कीम विल बी देयर। और ये एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एंशंट मैरिनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयरफॉर स्टॉप इट दाउ मी। यहाँ पे राइम स्कीम क्या है, पहचानिए, व्हाट इज द राइम स्कीम हियर, कहाँ से लिया गया है, द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। पहचानिए बैलेट के अंदर जो गिवन एग्जाम्पल है उसका राइम स्कीम क्या है। ओके जितने लोग देख रहे हैं भाई कमेंट करेंगे। It is an ancient mariner, and he stopped one of three by thy long grey beard and glittering eye, and now wherefore stopp'st thou me? आ रहा है हमें। नेक्स्ट वन, बायो। सो बायोग्राफी पता है हमें, बायोग्राफी पता है, उसी से एक तरीके से हिंट ले लीजिए, दैट दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लाइंस, ये जो वर्ड्स है, ये जो पोएम है, ये किसी के लाइफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। बायो और बायोग्राफी, हाँ जी करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। बायो से रिलेट करेंगे। सो अ पोएम रिटन अबाउट वंस सेल्फ लाइफ, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने बारे में या किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये लाइफ और उसी चीज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। लॉरा, डेडिकेटेड, क्रिएटिव, केयरिंग। तो ये जो पर्सन है देखिए, लॉरा, उसके बारे में डेडिकेटेड, क्रिएटिव, केयरिंग, लवर ऑफ ब्लैक कैट्स, ग्रेट बुक्स एंड वार्म चॉकलेट चिप कुकीज, हु वंडर्स if there is life on other planets, who fears that we may be destroying our own planet, who feels happy and peaceful when she is skiing the Lumber River. So ये सारी लाइंस के अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है, लॉरा के बारे में। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, व्हाट अबाउट ओ कैप्टन माई कैप्टन, उसको हम लोग बायो कह सकते हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन, याद होगा, very popular work. So, Oh Captain, My Captain by Walt Whitman. Can you consider this one as bio?
कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस या नो? मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम दैट इज, है ना? पर ये कह सकते हो या नहीं? जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको डिस्क्रिप्शंस, उसके हिसाब से अ पोएम रिटन अबाउट वन सेल्फ लाइफ, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक्सेट्रा। नहीं कह सकते, हाँ जी सत्येंद्र करेक्ट है ना? बायो नहीं है क्योंकि हम उनके लाइफ के बारे में नहीं बता रहे थे। वी आर मोर्निंग फॉर दी लॉस, है ना? वो शिप है, और जब फर्स्ट स्टैंजा में बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि हाँ हम पहुंच गए पोर्ट के पास एंड हर चीज तुम्हारे लिए ये है वो है, और जब हम मुड़ रहे हैं कैप्टन की तरफ तो हमें पता चल रहा है कि ही इज नो मोर, वो वहां पे शिप पे गिरे हुए हैं। सो वो बायो नहीं है, क्या है? वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ पोएम दैट, सत्येंद्र, पूजा, निधि, हाँ सही आंसर है, वो एलिजी है। वी आर मोर्निंग, हाँ वो जो डेथ है उसको हम लेकर के वी आर सैड। ठीक, करेक्ट। सो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे किसी के लाइफ के बारे में बात होगी बायो के अंदर। ना ब्लैंक वर्ड्स यूजुअली कंपेयर होता है ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी समझते चलेंगे। एक हो गया हमारा ब्लैंक वर्ड्स और एक हो गया फ्री वर्ड्स। ठीक, पहली चीज मीटर। सो ब्लैंक वर्ड्स के अंदर मीटर है, फ्री वर्ड्स के अंदर मीटर नहीं है। एंड राइम, जो लास्ट में अभी राइम स्कीम वगैरह आपसे पूछा था मैंने, ब्लैंक वर्ड्स में एंड राइम है, फ्री सॉरी नहीं है, फ्री वर्ड्स में भी एंड राइम नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड ब्लैंक वर्ड्स अपने वर्क्स के अंदर यूज करने की वजह से आप किसको जानते हो? शेक्सपियर को जानते हो, है ना? सॉनेट्स हैं या जो उनके प्लेज हैं, उन्होंने जनरली क्या यूज किया है? ब्लैंक वर्ड्स यूज किया। एलिजी करेक्ट है। So a person having regular meter, sorry, a poem having regular meter, which is iambic pentameter and without end rhymes. So blank words के अंदर मीटर है, फ्री वर्ड्स के अंदर मीटर नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स के अंदर एंड राइम नहीं है, फ्री वर्ड्स के अंदर एंड राइम नहीं है। Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast. कहाँ से लिया गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मेंडिंग वॉल से। सो क्या फॉलो हो रहा है? iambic पेंटामीटर। पता है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टर्म है और आपको सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं बर्लेस्क। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, शेक्सपियर के सारे ही सोनेट्स याद रख सकते हैं। बर्लेस्क हम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी। सो कोई राइटर हो गया, राइटर का बहुत ही पॉपुलर वर्क हो गया, लिटरेचर का कोई वर्क हो गया, कोई इवेंट हो गया, एंड उसको अगर थोड़ा सा फन वे में, कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी पैरोडी की जा रही है, तो वो क्या हो जाता है? बर्लेस्क हो जाता है। बर्लेस्क लिटरेचर रिप्रेजेंट्स इज सब्जेक्ट इन अ वे दैट मेक्स इज ह्यूमरस। तो हम करें उसका मॉक कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, है ना? जैसे कि कोई सोशल प्रॉब्लम हो गया, स्पेसिफिक पर्सन हो गया, कोई दूसरा लिटरेरी वर्क हो गया या ऑथर हो गए, तो रिडिक्यूल और आउटरेजियस इमेजरी का यूज करके कोई भी पॉपुलर वर्क ले लीजिए। मान लीजिए रोमियो एंड जूलियट है, एक इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी को कुछ कैरेक्टर्स ने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। देखिए आपको याद आता है नहीं आता है? सो एक प्ले है एंड ये एक हमारे शादी होने वाली है, और उस शादी में ये जो चार पांच कैरेक्टर्स हैं वो लोग फॉरेस्ट में जा रहे हैं कि हम लोग ये शादी जब होगी तो ये प्ले प्रेजेंट करेंगे और उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई वॉल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और उसकी प्रैक्टिस करते करते जब वो लोग फाइनली प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही मतलब आउटरेजियस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, वर्क वो जो ट्रेजेडी उनको प्रेजेंट करनी थी। सो एनी आइडिया? मैंने एक भी नाम नहीं लिया उसमें, ना आपके प्ले का नाम लिया, ना प्ले विद इन द प्ले का नाम लिया, ना कैरेक्टर्स के नाम लिए। स्टिल देखते हैं आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन से वर्क की बात हो रही है?
सो ह्यूमरस वे में बर्लेस्क लिटरेचर हो जाता है। आई हैव बीन अश्योर्ड बाय ए वेरी नोइंग अमेरिकन ऑफ माई एक्वेंटेंस इन लंडन दैट ए यंग हेल्दी चाइल्ड। अब आप यहाँ देखो पढ़ते चलो, आपको नहीं लग समझ में आएगा कि अब ये कहाँ जा रहा है। सो ये जो भी पर्सन है उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे अश्योर करा मेरे एक जान पहचान वाले अमेरिकन ने, जो कि कहाँ पे हैं, लंदन में है, दैट ए यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड। एक बहुत ही अच्छे सुंदर खूबसूरत बच्चे की इमेज आ रही है दिमाग में। ए यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड is at a year old a most delicious nourishing and wholesome food। कहाँ से कहाँ चला गया ट्रैक। अभी बच्चे को पाल रहे थे, हेल्दी चाइल्ड, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, होलसम फूड, वेदर स्ट्यूड, रोस्टेड, baked or boiled, and I make no doubt that it will equally serve in a fricassee or a ragost। कहाँ से लिया गया है, a modest proposal by Jonathan Swift। सो इशू था वहां पे, जो ये आपके हाँ ठीक, करेक्ट पहचान रहे हैं, वेरी गुड। सो सोशल इशू के ऊपर है ये हमारा मॉडस्ट प्रपोजल बाय जॉनथन स्विफ्ट। ये जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वहाँ पे ये चीज था कि बच्चे को बेच रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा जो पॉवर्टी ड्रिवन प्लेसेस है वहाँ पे इवन दे आर किलिंग देयर चाइल्ड एंड ईटिंग। तो वो जो सिचुएशन है वहाँ पे पेरेंट्स से ज्यादा मतलब इस चीज पे है कि इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है कि दे आर सेलिंग देयर चाइल्ड, और कुछ एक केसेस वो भी निकल के आए थे। तो उसके ऊपर ये एक प्रेजेंट किया गया था वर्क से। सो बर्लेस्क लिटरेचर, करेक्ट, बर्लेस्क लिटरेचर है ना, कि भाई आप बच्चा पैदा कर रहे हो और उसको थोड़ा सा हेल्दी कर रहे हो, ताकि जब वो उसको खाया जाए तो वो क्या हो जाए, ए मोस्ट डिलीशियस नरिशिंग एंड होलसम फूड। सो रिडिक्यूल या इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया है जॉनथन स्विफ्ट ने इन ए मॉडेस्ट प्रपोजल। और रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसको किसी को नहीं, सेकेंड लाइन के जब तक वहां आखिर तक नहीं जाएंगे तब तक समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये बात जा कहाँ रही है ना। ऐसे अपब्रिंगिंग वाली लग रही है कि हाँ बच्चा पालने से रिलेटेड, फिर उधर जाते जाते ए मोस्ट डिलीशियस नरिशिंग एंड होलसम फूड। सो बर्लेस्क का एग्जाम्पल है, मॉक किया जाता है किसी को। लिटरेचर का एग्जाम्पल भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमने लिया था एग्जाम्पल वो सोशल इशू वाला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैंटो। सो इट्स नॉट ए फुल वर्क, ये क्या है, हमारा सेक्शन है। क्वेश्चन एक आध कभी देखने को मिल जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर वर्क इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैंटो। सो कैंटो इज लिटरली सेक्शन, सेक्शन और डिवीजन इन ए लॉन्ग पोयम। स्टैंजा नहीं है, एक कैंटो के अंदर बहुत 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 सारी लाइंस होंगे। सो इट्स नॉट लाइक स्टैंजा, बट ये सेक्शन या डिवीजन है। अब एग्जाम्पल है जैसे अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक हैज 5 कैंटोस, सो 5 सेक्शंस। जस्ट एक टर्म है, लिटरेरी टर्म, कैंटो याद रखेंगे, सेक्शन। अगला है कार्पेडियम, लैटिन फ्रेज है, और इसका मतलब क्या होता है, प्लक द डे और सीज द डे। ये मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। और फ्रेज का मतलब पूछा जाता है, फ्रेज का मतलब क्या हुआ, सीज द डे, याद होगा, कार्पेडियम सीज द डे, मतलब आज का जो ये दिन है हमारा, इसको फुल यूटिलाइज करो। इट्स नॉट अबाउट पास्ट में क्या हुआ, कल क्या होगा, उसके बारे में स्ट्रेस लेकर के, टेंशन लेकर के, और आज के दिन को मत लूज करो। ये कह रहे हैं कि भाई आज के दिन को पूरा फुल एंजॉय कीजिए, सीज द डे, है ना। इट encourages people to focus on the present, appreciate the value of every moment in life। रोमन पोएट होरेस को याद रखेंगे, उन्होंने अपने ओड के अंदर इसको पहली बार यूज किया था, फ्रेज को, होरेस। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। एज सॉ टू क्वाइट चिल्ड्रेन
go loving at twilight. He knew not whether homeward or outward from the village, but chimes were ringing churchward. He waited. They were strangers, till they were out of hearing to bid them both be happy, 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 and seize the day of pleasure. So आपके इतने से भी काम चल जाता वैसे तो, अगर हम इतना भी याद रखेंगे तो. बी हैप्पी 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 एंड सीज द डे ऑफ प्लेजर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है. तो बस फ्रेज का मतलब याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर बेस्ड कर लेंगे. और ये 10th करके फिर एक बार रिवाइज करते हैं ताकि भूलें नहीं हम लोग. नेक्स्ट इज सिंक्वेन. यहाँ पे आपको कुछ एक चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सिर्फ नाम से नहीं याद होगा हमें. सो व्हाट इज देयर? अनराइम्ड, पहली बात. दूसरा, 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन्स. और क्या चीज फिक्स्ड है? नंबर ऑफ सिलेबल्स. आप इसके साथ छिड़खानी नहीं कर सकते. एंड दैट टू लाइन बाय लाइन फिक्स्ड है. क्या लाइन बाय लाइन है? 2, 4, 6, 8, 2. सो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ये सिलेबल्स हैं हमारे. अनराइम्ड है मतलब ये लास्ट वाली चीज मैच नहीं करेगी, ये अनराइम्ड. लेकिन क्या है, अंदर जो मीटर है उसके अंदर आपको ये सिलेबल का पैटर्न फॉलो करना है. सो अनराइम्ड 5 लाइन पोएटिक फॉर्म डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ सिलेबल्स. तो ये एग्जाम्पल देखिए. These be 3 silent things: the falling snow, the hour before the dawn, the mouth of one just dead. ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं. अब देखिए इसके अंदर वहां पे आपके आइडिया भी है कि ये जो 3 साइलेंट थिंग्स हैं, एकदम चुप, क्या? फॉलिंग स्नो. दूसरा, द आवर बिफोर द डॉन. डॉन एकदम समझ रहे, मॉर्निंग एकदम सुबह वाला, जब वो पहला ऑरेंज ऑरेंज सन होता है. सो द आवर बिफोर द डॉन एंड द माउथ ऑफ वन जस्ट डेड. अभी अभी जिसकी मौत हुई है उसका मुंह. सिंक्वेन. क्या क्या याद रखेंगे? अनराइम्ड, 5 लाइन्स एंड फिक्स्ड सिलेबल्स. और सिलेबल्स कैसे बढ़ रहे हैं देखिए हमारे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इवन नंबर में बढ़ रहे हैं. 2, 4, 6, 8, लास्ट में फिर 2 है. 2, 4, 6, 8, लास्ट में फिर 2. और भी बहुत तरीके के सिंक्वेन होते हैं, अमेरिकन वाला ज्यादा पॉपुलर है. सो ये अमेरिकन वाला वर्जन है. पहले उसको अमेरिकन सिंक्वेन कहते थे, पर आजकल वही पॉपुलर ही है तो उसी को यूज करा जाता है. सो फिर से देख ले, 10 हम लोगों ने कौन कौन से करे. पहला हो गया ABC, फर्स्ट लेटर्स ABC होंगे. एक्रोस्टिक, फर्स्ट लेटर कोई नेम या वर्ड होगा. एलेक्जेंड्राइन, जिसके लिए हम लोग याद रखेंगे याम्बिक हेक्सामीटर. याम्बिक हेक्सामीटर, 12 सिलेबल्स. बैलेड, ये हमारा स्टोरी हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग. और 4 लाइन का स्टैंजा है, राइम स्कीम फॉलो कर रहे हैं. बायो, किसी की जीवनी के ऊपर हो गया. ब्लैंक वर्स, जिसके अंदर मीटर है लेकिन एंड राइम नहीं है. बर्लेस्क, पैरोडी हो गया या मॉकरी हो गई. फिर कैंटो सेक्शन, कार्पे डियम सीज द डे. और सिंक्वेन, 5 लाइन की पोयम जिसके अंदर फिक्स्ड सिलेबल है और राइम स्कीम नहीं है. हुए 10 सेट हमारे दिमाग में, कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे ना हो कि एक को पढ़े और दूसरे को भूल जाए. डन है ना? आगे देखते हैं. 11th, क्लासिसिज्म. ये एक, आप कह सकते हैं, लिटरेचर का पीरियड है और क्लासिक से बना है. और ये क्लासिक कौन होगा? ये होंगे आपके एरिस्टोटल. याद कैसे होगा उसके लिए बता रही हूँ, एरिस्टोटल. सो हम अगर फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को, जो पहले के लोग थे, सो उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स दे दिए, उन्होंने जो पॉइंटर्स दे दिए, एंड
अपना लिटरेचर लिखते समय अगर हम इन लोग को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? क्लासिसिज्म फॉलो कर रहे हैं। एक आपने लिटरेरी पीरियड पढ़ा होगा, न्यो क्लासिसिज्म या न्यो क्लासिकल पीरियड। तो उस वाले टाइम में भी यही हो रहा था कि वो जो पहले लिख के गए थे लोग हमारे, रोमन और बाकी सारे, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखा जा रहा था। अलग अलग लिटरेरी पीरियड या अलग अलग जो ये हमारा ये मूवमेंट होता है ना, नेचुरलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, क्लासिसिज्म है, सो ये किसके ऊपर है? क्लासिक वर्क के ऊपर है, कि हम उनके जैसे लिखेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, और उसमें अगर हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए तो हम उसको करेंगे। वही एरिस्टोटल ने क्या कहा है? यूनिटी ऑफ, तीन यूनिटीज दी हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम। सो इफ आई एम फॉलोइंग दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग क्लासिसिज्म, जो क्लासिकल पहले का वर्क है उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हूँ। Classicism was a period of literature from the late 1600s to the mid 1800s. It was a period, ये आपके भाई न्यू क्लासिकल वाला ही टाइम है ना? देखिए आपको याद है नहीं याद है? रिस्टोरेशन, न्यू क्लासिकल के अंदर तीन स्टेजेस हैं, उसमें सबसे पहला वाला कौन सा है? रेस्टोरेशन पीरियड। कौन से साल से शुरू हुआ है? बताया होगा मैंने डेफिनेटली कभी ना कभी क्लास के अंदर। कमेंट करके बताइए। थोड़ा और हिंट दूँ? उससे पहले पहले क्या है? रेनेसा है। रेनेसा के अंदर ये आपकी एलिजाबेथ, फिर आते हैं हमारे किंग जेम्स द फर्स्ट, फिर चार्ल्स द फर्स्ट जिनके लैटिन नाम पे हमारा ये कैरोलाइन एज है ना? और फिर चार्ल्स द फर्स्ट की वो होती है बीहेडिंग, सर काट दिया जाता है। और उसके बाद फिर आता है हमारा टाइम जहाँ पे कोई मोनार्क नहीं होता, 11 years। फिर आता है रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक, 1660 करेक्ट। रीस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड, चार्ल्स द फर्स्ट 1649 में चार्ल्स द फर्स्ट की बेहेडिंग हुई है, उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया, लोगों के सामने मारा गया है। और फिर हमारे जो लॉर्ड प्रोटेक्टर हैं क्रॉमवेल, उनका वो 11 साल का पीरियड रहा है जिसको आप कॉमनवेल्थ कहते हो। एंड कोई मोनार्क नहीं था, सारे थिएटर्स बंद थे, कोई ड्रामा नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ऐसे खाली टाइम गया था, लोग को अलाउड ही नहीं था कि वो थिएटर्स में जाएं, बंद थे थिएटर्स। फिर लोग दुखी हो गए कि ये कहाँ का पार्लियामेंट्री रूल, मतलब आप तो हंसने गाने भी नहीं दे रहे हो हमें। और विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले के अंदर कैरेक्टर किया है डेवलप, मैलवोलियो, जो कि कहीं ना कहीं उसी तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था जब जो ये लोग थे, सर टोबी, सर एंड्रयू, मारिया, ये लोग जब मजे करते थे, ड्रिंक करते थे, तो मालवेलियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये चीज। तो शेक्सपियर ने भी उसको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वो रह तो पहले से ही रहे होंगे, बाद में उनका एज आया था, है ना? तो 1660 जब चार्ल्स टी सेकेंड को दोबारा थ्रोन पे लाया गया, तो वही वाला टाइम है 1600 से लेकर के 1800 तक। इट वॉज अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑथर्स sought to write poetry and drama that showed their interest in the work of ancient Greek and Roman authors। वो जो पहले सिखा के गए हैं उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा था। क्या है उसके अंदर के पॉइंट्स? एप्रिसिएशन ऑफ द आइडल्स ऑफ द एंशिएंट टाइम, पहले के जो वो हमारे बिल्कुल रूल बुक हैं। फोकस ऑन पोएट्री एंड प्रोज ओवर द नॉवेल्स, ज्यादा किस पे? पोएट्री पे। यूज ऑफ लिटरेरी थ्योरी इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, उन्होंने जो ट्रेजेडी और बाकी सारी चीजों को मेंशन करा है कि कब क्या स्टेज होना चाहिए, वो सबको फॉलो करो। लॉजिक एंड सिमेट्री होना चाहिए, कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी को फोकस करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स वेल ऑर्डर्ड होने चाहिए, उस फ्री वर्स की तरह नहीं कि कहीं भी कुछ भी जो मनाया लिख दिया, है ना? स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए? वेल ऑर्डर्ड, एंड कंटेंट इज एक्यूरेट एंड बिलीवेबल। और ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं क्लासिक वर्क के। Iliad and Odyssey by Homer, Antigone by Sophocles, Metamorphoses by Ovid and Poetics by Aristotle। सबसे ज्यादा यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनरली हम किसको फॉलो करते हैं?
एरिस्टोटल को फॉलो करते हैं जब भी बात आती है कि किसके चीज़ों को माना जाए। है वैसे ये सब भी। इलियाड एंड ओडिसी बाय होमर, एंटिगनी बाय सोफोक्लीस, मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड एंड पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। ये सब हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, किसके अंदर? क्लासिसिज्म के अंदर। सो इसको आप क्लासिसिज्म मूवमेंट कह सकते हो, न्यू क्लासिकल पीरियड कह सकते हो, या फिर आप क्लासिक पोएट्री भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। ये बड़ा मजेदार है और मेरे लिए बनाना बड़ा ही मुश्किल था, तो मैंने इमेज ही लगा दिया सीधे। कॉन्क्रीट, समटाइम्स कॉल्ड एज शेप पोएट्री। Concrete poetry is poetry whose visual appearance matches the topic of the poem. तो ये किसके बारे में है? लाइन देखिए, वैसे तो आपको इमेज से समझ आ ही गया होगा, बट देखते हैं। ओ व्हाट ब्यूटी क्रिएचर, ओ व्हाट beauty creature does it fly? It floats by and flutters high. I think it's called a butterfly, and no, it doesn't sing or give a scream. अच्छा ये पूरा ही है। Oh my, what sort beauty is this? Creature with wings. Does it fly? Does it sing? It floats by, I do descry, and flutters high upon its wing. I think it's called a butterfly, and no, it doesn't sing or give a scream, and doesn't try to sting us, and goes south for it gets too cold for it to fly. और ये स्ट्रक्चर पूरा हमने क्या कर दिया है, बटरफ्लाई का दे दिया। सो इसमें और भी तरीके तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कैट के ऊपर लिख रहे हो, तो वो जो लाइंस हैं उसको इस तरीके से लिखोगे कि वो कैट बन के आ जाए। रैट के ऊपर लिख रहे हो तो रैट बन के आ जाए। स्टार के ऊपर लिख रहे हैं, स्टार का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अम्ब्रेला के ऊपर लिख रहे हैं तो जो लाइंस है ऊपर वो बहुत ऐसी छोटी सी होगी। अम्ब्रेला पे मान लीजिए लिखना है तो ऐसे छोटी सी लाइन, फिर बड़ी सी लाइन, फिर थोड़ी और बड़ी लाइन, फिर थोड़ी और बड़ी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे है ना, फिर यहाँ छोटी छोटी ऐसे करके लाइन लिखेंगे हम लोग, सो दैट वो स्ट्रक्चर किसका आ जाए, अम्ब्रेला का आ जाए। स्टार है तो स्टार, इस तरीके से लिखा जाता है कि वो। सो कंक्रीट से सड़क बनाते हैं, और उसी से याद रखिएगा कि सड़क की शेप होती है ना। सो कंक्रीट कॉल्ड एज शेप पोएट्री, जिसके अंदर जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। लाइंस को इस तरीके से लिखा जाएगा ताकि आपको वो विजुअल भी दिखे कि ओके दिस पोएम इज अबाउट रेनबो और सर्टेन थिंग्स। बहुत ज्यादा नहीं है पॉपुलर, मुश्किल है इतना ज्यादा कलाकारी करना, है ना। नेक्स्ट इज कपलेट। सो क्वाट्रेन पता है हमें, जो आपके चार सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके अंदर आता है कपलेट, क्वाट्रेन, सेस्टेड और ऑक्टेव। ये आपके टाइप्स ऑफ स्टैंजाज हो गए, और स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन है उसके ऊपर बेस्ड। ये चार सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है किसका, शेक्सपियरियन सोनेट का, और ये पार्ट है किसका, इटालियन सोनेट का। सो शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर चार क्वाट्रेन और एक कपलेट होता है। उल्टा लिख दिया था मैंने, वो उस ऑर्डर में लिख दिया था कि यहाँ पे आपके 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, यहाँ पे 6 लाइन्स हैं, और यहाँ पे 8 लाइन्स है। इटालियन सोनेट के अंदर हमारा ऑक्टेव और हमारा सेस्टेड इस तरीके से होता है। सो कपलेट 4 लाइन्स, क्वाट्रेन couplet 2 lines, quatrain 4 lines, sestet 6 lines and octave 8 lines। याद रखिएगा, couplet 2 lines, quatrain 4 lines, sestet 6 lines and 8 octave। और जो आपका शेक्सपियर का सोनेट है उसके अंदर 4 क्वाट्रेन और 1 कपलेट होता है, और जो आपका इटालियन सोनेट है उसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट, इस तरीके से वो डिवाइडेड होता है। कपलेट देख लीजिए। Couplet is a type of poem, a part of poem that uses 2 lines to express an
आइडिया। सो यहाँ पे आपके लिए याद रखने वाली चीज क्या है? टू लाइन्स। The lines occur together, one after the other, and have the same meter and poetic structure. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and gives life to thee. ये आपकी लास्ट टू लाइन्स हैं सोनेट 18 की। पहली लाइन क्या है? कमेंट करके बताएं। फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। ये तो लास्ट है, फर्स्ट वाली बताएं। फर्स्ट लाइन आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। डाइडैक्टिक, ये है मॉरल लेसन या मैसेज या कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। सो डाइडैक्टिक देखें, पोइट्री दैट एम्स टू इन्फॉर्म, instruct and improve its readers rather than just entertain them. यूजुअली कविताओं, जैसे आपकी कविताएं होती है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं ना। कुछ हमारे ऐसे हो गए जैसे पेट्रियाटिक थीम है उनका, या एलिजी है, या बैलेड है जहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक तरीके से लर्निंग देने की कोशिश की जा रही है, कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये वाला फॉर्म आता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Correct. Poetry that aims to inform, instruct, and improve its readers rather than just entertain them. So this could be in the, जैसे अब मान लो अभी जैसे अभी हम जिसकी बात कर रहे थे सोनेट 18 की, सोनेट 18 को हम लोग कहेंगे डाइडैक्टिक? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रोमांस पोयम है, एक लव पोयम है। और इनफैक्ट जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं अभी तक टोटल, माना जाता है कि सोनेट 18 इज द मोस्ट रोमांटिक पोयम एवर रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर। इस तरीके से करके कहा जाता है कि उसके बराबर का कोई नहीं आया। पहली लाइन ही आप देखो ना, जिसमें कहा जा रहा है कि शाल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। अब इंग्लैंड जो कि एक ठंडी जगह, हमसे कहा जाएगा तो हम वो भाव नहीं समझेंगे क्योंकि हम तो खुद ही गर्मी से परेशान है ना। पर इंग्लैंड जो कि एक ठंडी जगह है जहाँ पे बर्फ है, लोग कोट में घूमते हैं, तो वहां पे एक समर का डे होना ना मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आप नॉर्मल बाहर निकल सकते हो, यू कैन एंजॉय द वेदर, आप सन में बैठ सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, यू कैन हैव दिस पिकनिक एंड ऑल। तो वो अच्छा माना जाता है। अब जो है हमारे पोएट वो शुरू ही किससे कर रहे हैं कि शाल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, दाउ आर मोर लवली, समर से भी ज्यादा मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ठीक है, खैर वो तो अलग ही है, उस पर बात होगी दोबारा। अब यहाँ पे डायडेटिक नहीं है, सोनेट 18 नहीं है। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वैल्यूएबल मॉरल और लाइफ लेसन, a rule or instruction, or even knowledge about religion, astrology, art, science, and other important subject. मतलब serious kind of work है, serious kind of। जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग। पैराडाइज लॉस्ट को कहोगे डाइडैक्टिक? सोनेट 18 को चलो हम लोग नहीं कहेंगे। व्हाट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, है या नहीं? If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, not lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of a distance run, yours is the earth in everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son। तो पर्सन को कहा जा रहा है कि ये चीजें होंगी तो तुम मैच्योर हो जाओगे, एक मतलब बच्चे नहीं रह जाओगे, यू विल बी ए मैच्योर पर्सन। सो लास्ट लाइन में आपको उसका आंसर मिल रहा है, यू विल बी ए मैन माय सन। कि तुम भीड़ से बात कर रहे हो लेकिन जो तुम्हारे वर्च्यूज हैं उसको तुमने मेंटेन किया हुआ है, राजाओं के साथ चल रहे हो फिर भी वो जो कहते हैं ना धरती पे पैर रखने वाली बात,
उड़ नहीं रहे हो कि ओके आई नो किंग, है ना। तो इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग। डाइडैक्टिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है किस तरीके का वर्क है। सो ये टर्म्स याद रख लेंगे। एम्स टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव इट्स रीडर। ये वैल्यूएबल मॉरल या लाइफ लेसन हो सकता है, रूल या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। नॉलेज अबाउट रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, साइंस या अदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है। अगला है द जे। ये एलजी के साथ जैसा ही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? इसको हम लोग गाते हैं या ऐसे मंत्र उच्चारण जैसा होता है, दिस इज द डिफरेंस। ये भी ग्रीफ पे है, सैड है, किसी का डेथ हो गया है, बट एलिजी और इसके बीच में क्या है, एलिजीज जनरली लिखे जाते हैं मतलब रिटन फॉर्म के अंदर, कि मतलब हमने उस पर्सन को डेडिकेट करते हुए ये वाली एलिजी लिखी है। और दिस इज मोर अबाउट सिंगिंग, कि हाँ इसको फ्यूनरल के टाइम में या दूसरे ओकेजन में गा रहे हैं हम लोग। सो इट्स ए सॉन्ग और हिम। They are usually shorter than elegies and often performed or sung at funeral services. तो यही एक difference है। Why did you die when the lambs were cropping? You should have died at the apples dropping. When the grasshopper comes to trouble, and the wheat fields are sodden stubble. क्रिस्टीना रोसेटी का वर्क है ये। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है वो किसका है? क्रिस्टीना रोसेटी। डिफरेंस याद रखेंगे, वो मोस्टली रिटन फॉर्म है और ये ओरल फॉर्म है, बोला जा रहा है, गाया जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस। अगर नया टर्म है आपके लिए तो ज्यादा ध्यान रखिएगा, एलिजी से रिलेट करके विद द डिफरेंस। ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि किसको माना जाता है द पर्सन जिसने बहुत ही ज्यादा अपने वर्क्स के अंदर यूज किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग को। So dramatic monologue, a poem in which an imagined speaker addresses a silent listener. So एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा, और ये जो स्पीकर है ये कुछ एक ऐसी बातें बता रहा होगा जो कि ना उसके मन में क्या है या उसकी पर्सनालिटी कैसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो भी नरेटिव दे रहा होगा, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, कुछ एक अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा होगा, पर वहां से हम उस स्पीकर के बारे में जानते हैं, समझते हैं स्पीकर को कि किस तरीके का उसका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, कैसे वो डील करता है सिचुएशन के साथ या लोगों के साथ। तो ये जो एक स्पीकर है वो बोल रहा है, स्पीच बाय दैट स्पीकर, और एक हिंट आपको मिलेगा कि वहां पे कोई लिसनर भी है, और वो लिसनर की तरफ से कोई लाइन होगी? नहीं होगी। साइलेंट लिसनर है, साइलेंट लिसनर। और ये साइलेंट लिसनर हम नहीं होते, मतलब एक कोई होता है। कि अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ वाले वर्क देखोगे तो वहां पे भी आपको हिंट मिलेगा कि हाँ डॉरथी इज देयर या कोई और एक पर्सन है। और यहाँ पे भी जो आपके हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के केस में भी, इसमें भी कुछ एक आपको ऐसे हिंट मिलेगा कि ओके देयर इज दिस साइलेंट लिसनर। सो माय लास्ट टच इज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत सारे वर्क हैं पर उसमें से भी बेस्ट वाला माना जाता है माय लास्ट डचेस को। That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call. That piece a wonder now, Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Wilt please you sit and look at her? ये इस वाली लाइन से लग रहा है हमें आइडिया कि हाँ वहां पे कोई है जिसको कहा जा रहा है कि भाई तू बैठो और देखो मेरे जो लास्ट डचेस हैं उनकी जो पेंटिंग है। बहुत अच्छी पोयम है, मतलब अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो भी कभी भी टाइम निकाल के एक बार रीड आउट जरूर करना। ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये हो गया हमारा नंबर 16। ड्रामेटिक वर्स।
सो ड्रामा, और उसमें कह रहे हैं कि क्या है, वर्स है। किसने पॉपुलर करा था? ये जो विलियम शेक्सपियर का टाइम था, उस समय जो हमारे ये ड्रामेटिस्ट थे, वो लिखते थे प्ले, और उसके अंदर बहुत लाइंस ऐसी होती थी जो किस फॉर्म में होती थी, वर्स फॉर्म में होती थी। सो वर्स, ड्रामा, ड्रामेटिक वर्स, इस तरीके से यूज किया जाता है टर्म। सो ड्रामेटिक वर्स अकर्स इन ए ड्रामेटिक वर्क सच एज ए प्ले composed in poetic form। और कौन-कौन इसके लिए जाने जाते हैं? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। सो ये अलग-अलग पार्टीज के थे, आपस में आप कह सकते हैं इनको कॉम्पिटिटर्स थे, एनिमीज थे, बट ये वो जो उस समय एक स्टाइल चला था, उसको फॉलो करते थे। एग्जाम्पल देखिए, बताइए कहाँ से लिया गया है? सो आई विल हाइड दी लास्ट लाइन। अच्छा, लंबाई है, ठीक है। All the world is a stage, and all the men and women are merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, स्टेज है, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो आते जाते हैं, उनके अपने टाइमिंग फिक्स्ड हैं आने के जाने के, और वो अलग एक ही जिंदगी में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये रिलेट कर रहा है हमारी जिंदगी से कि भाई हमारे आने का जाने का पहले से टाइम फिक्स लिखा हुआ है, किसी को पता नहीं होता है, बट जब जाना होता है तो जाते ही है ना। और हम एक ही लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर उन्होंने हाईलाइट किया है इसी के अंदर क्या, 7 एजेस। 7 एजेस में द फर्स्ट द इन्फेंट mewling and puking in the nurse's arm, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, then a soldier। ये आपके 7 एजेस आ रहे हैं, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। मतलब मरने तक को तैयार है, लेकिन अपने रेपुटेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। एंड देन द जस्टिस in fair round belly with good capon lined, with the eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, so he plays his part। सिक्स्थ का उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है, वो सिर्फ ऐसे है, सिक्स्थ एज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose, नाक पे चश्मा आ गया है, pouch on side, his youthful horse well saved a world too white। For his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish triple pipes and whistles in the sound। और बाद में क्या है, oblivion, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything। मतलब ना हमारे पास दांत, ना हमारे दांत है, ना आंखें, ना टेस्ट, ना एवरीथिंग, मतलब डेथ है ना, लास्ट स्टेज। सो इन्फेंट से लेकर के डेथ तक ये 7 स्टेजेस में बांटा गया है। कहाँ से लिया गया है? द 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। प्ले कौन सा है? विच प्ले? जैक्विस, करेक्ट। एज यू लाइक इट, करेक्ट है। सो एक्ट, सीन, कैरेक्टर, प्ले, सब याद रखिएगा इस वाले से रिलेटेड, सब इम्पोर्टेंट है। किसने कहा, कौन से एक्ट में कहा, कौन से सीन में कहा, कौन से प्ले में कहा। सो ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था किसका, ड्रामेटिक वर्स। तो किसी ड्रामा का पार्ट होता है और वर्स या पोएटिक फॉर्म के अंदर होता है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज फ्रॉम एज यू लाइक इट।
सो हम लोगों ने कितने करे? 17। इसके बाद देखती हूँ इजी इजी है क्या। नया है, चलिए कोई नहीं, फिर आराम से करेंगे। 17 तक हम लोगों ने किया है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो stay connected and we'll continue this discussion. Take care, bye bye.